नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर करेंगे। एमपी टेट ओल्ड पेपर जो 2024 का पूरा सॉल्व पेपर करेंगे। ये आपका पर्यावरण अध्ययन का जो 10 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट का ईवीएस के टॉप 30 प्रश्न रहेंगे। ए टू जेड आपका संपूर्ण हल सहित ये पेपर रहने वाला है और सिलेक्शन की दर से 101% आपका इंपॉर्टेंट है बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चयन परीक्षा में बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट आइए पूरा ए टू जेड सोल्यूशन देखते हैं और सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों का फीडबैक भी जानते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि जो ट्रोपोस्फियर होता है ये मुख्यतः जो किससे संगठित होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर की जो घटनाएं होती हैं वे लगभग आपके किससे संबंधित हो जाती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या वह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों हो जाता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप सभी लोग जानते हैं ट्रोपोस्फियर में आपके मुख्यतः यहाँ पे दिया गया है भाई, तो आपकी ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तीनों पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः अगर जो शब्द दे दिया गया है मुख्यतः संबंधित, फिर आपका किस में हो जाएगा, मुख्यतः वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, सभी को कमेंट करना है, सभी को फीडबैक करना है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप भली भांति जानते हैं ओजोन लेयर, ओजोन से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। आंख बंद कर आपके भरोसा होना चाहिए कि 16 सितंबर, जी हाँ, सही 1994 में। कब की बात है ये, 1994 में। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। इसके जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने का पदार्थों पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जिसे हम अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस पर पूछा जाता है तो 1987 में आया प्रोटोकॉल। ये दोनों दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इस पर हस्ताक्षर की स्थिति को मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आता है तो 1987 करना है। और 16 सितंबर की अगर बात आती है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। तो हमारा मतलब आंसर से नहीं होता, आंसर डिटेल्स जाना है, क्योंकि इससे संबंधित अगर और भी प्रश्न आते हैं तब आप लोगों से क्या होना चाहिए, बनने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों को ईवीएस सामग्री की किस प्रकार की समस्याओं की जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए जब लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, या तो आप भली भांति जानते समझते हैं प्राथमिक कक्षाओं की बात करेंगे, प्राथमिक बच्चों की बात की जा रही है। तो प्राथमिक कक्षा और प्राथमिक बच्चों में ईवीएस की सामग्री किस प्रकार की समस्याओं को जानकारी देनी चाहिए। देखिए जब आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक बनिए, तो खुद ही सोचिए क्या आप मनोरंजन से संबंधित जानकारी देंगे, क्या शैक्षिक तत्व पद से संबंधित देंगे, खेलकूद से देंगे, या गृह कार्य संबंधी देंगे। अगर हमसे आंसर नहीं बता, देखिए चारों ऑप्शन में आपको डिफरेंट कौन सा लग रहा है। तो कहीं ये मनोरंजन की बात, खेल कूद की बात, गृह कार्य की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो बी ऑप्शन आपको अलग ही दिख रहा है, शैक्षिक तत्व और पक्ष से संबंधित, कहीं ना कहीं रिलेट विथ एजुकेशनल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है एसबी ने सही माना है, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और सभी का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न और भी आपका इंटरेस्टेड दिया गया है। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि एक पौधे के विभिन्न भागों को वर्णन करने के लिए एक खंड को मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया था, जबकि दूसरे खंड को ब्लैक बोर्ड पर खींच कर जो है आरेख के माध्यम से पढ़ाया गया। तो पहले खंड के बच्चों की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझा, इसका कारण क्या हो सकता है। यानी कि जो पहले मल्टीमीडिया का उपयोग करके पढ़ाया गया उसको ज़्यादा समझा गया, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड के से पढ़ाया गया वो कम समझा गया है। तो जो जो मल्टीमीडिया वाला क्यों ज़्यादा समझा गया, इसका रीज़न बताना है। क्या वह मेधावी छात्र थे, या ब्लैक बोर्ड एक अच्छा साधन नहीं है, या साधन बेहतर निर्धारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है, या मल्टीमीडिया का उपयोग तुलनात्मक रूप से खर्चीला होता है। आप सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा।
देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि साधन जो होता है बेहतर निर्धारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करता है, इसलिए साधन जो दिया गया है, जो मल्टीमीडिया का उपयोग पढ़ाया गया था, उसमें सबसे बेहतर ढंग से इसीलिए बच्चों ने समझा। क्यों समझा? क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स इंगेज ऑल द सेंसेस फॉर द बेटर रिटेंशन, यानी साधन बेहतर निर्धारण के लिए सभी इंद्रियों में शामिल करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन एसबी ने सही माना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया था बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि मंदिर के ऊपर का शिखर हाथों से उठाने के लिए जो आप बहुत भारी हुआ करता था मंदिर का शिखर, इसलिए मंदिर के शीर्ष पर निर्मित बोर को रोलर्स पर रखा और इसे ऊपर तक घुमाया। ये खाली स्थान में बताना है कि पहले के मंदिर जो गुंबद हुआ करते थे, वजन हुआ करते थे, उनको रखने में दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में किया गया कि मंदिर के शीर्ष पर निर्मित करने के लिए क्या किया? बोर को रोलर्स पर रख दिया गया और इसे ऊपर घुमाया गया। तो क्या ये सीढ़ियाँ, ढलान, त्रिपुरा या बलुआ पत्थर, कौन सा होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कौन सा सही होगा। ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के जो शीर्ष पर किसके द्वारा जो है खाली स्थान यहाँ पे दिया गया ना कि मंदिर के शीर्ष पर निर्मित खाली स्थान, सीढ़ियों बोर रोलर्स पर रखा और ऊपर को घुमाया, ढलान बोर्स को रखा, पियत्रा बोर को या बलुआ पर रखा, तो किस बोर के रोलर्स को रखा गया जिससे ऊपर तक घुमाया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए ध्यानपूर्वक अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है कि यदि कोई प्रतिदिन साबुन से स्नान करे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जिससे अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है, इसको फैलने से रोका जा सकता है? क्या वह यक्ष्मा है, कालाजारी है, डेंगू है, ट्रेकोमा है? तो बीमारियों से प्रश्न आता है, हमने आपको बताया था कि बीमारी से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर प्रतिदिन साबुन से स्नान कर रहे हैं, इनमें जो बीमारी अंधापन और अन्य दृष्टि की समस्या हो सकती है, इसको फैलने से क्या रोका जा सकता है? इसको हम बोलते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक संक्रामक बीमारी होती है जो आंख की सतह या पलकों पर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है, ठीक है। और यह मुख्य रूप से गंदे पानी, खराब स्वच्छता के कारण फैलता है और साबुन से स्नान करने से बैक्टीरिया को धोया जा सकता है और इससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। जो यक्ष्मा आपका दिया गया है, यक्ष्मा क्या है? यक्ष्मा एक संक्रामक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया से ही होती है और यह मुख्य रूप से हवा के माध्यम से फैलता है और साबुन से स्नान यक्ष्मा के प्रसार को रोकने में मदद नहीं करता है। कालाजारी क्या होता है? काला आजार जो होता है यह एक संक्रामक बीमारी ये भी कहलाती है। ये कीड़ों के काटने से होती है। ये मुख्य रूप से जो बालू मक्खी होती है इसको काटने से फैलता है। तो बालू मक्खी से काटने से कौन सा? काला आजार रोग फैलता है और यह जो है साबुन के स्नान से प्रसार को रोकने में मदद नहीं करता है। अब बात करेंगे डेंगू। तो डेंगू तो आप जानते ही होंगे, कई बार ये भी पूछा गया है, ठीक है। डेंगू कौन से मच्छर काटने से डेंगू रोग होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पास कितने विश्व धरोहर हैं? देखिए भारत के पास देखा जाए तो कुल आपके 43 विश्व धरोहर है। 43 में आपके जो 35 है, 43 में जो 35 है वह सांस्कृतिक है। कितने हैं? जो 35 हैं, जो 35 विश्व धरोहर हैं वो आपके सांस्कृतिक हैं। इसमें से 7 जो आपके विश्व धरोहर हैं, 7 जो हैं प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है, यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक हैं। तो टोटल 43 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 35 ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल है यहाँ पे पूछा जाना चाहिए। सांस्कृतिक पूछा जाता है, 35 करना है, टोटल 43 होते हैं, प्राकृतिक 7 होता है और दोनों यानी मिश्रित यानी जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में आता है वह एक ही है, ठीक है। तो सभी लोग भली बात समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपसे अवश्य बनेगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% सरोपर ही है और सभी मित्र जानते हैं जिन्होंने अभी तक हमारी टॉपर नोट्स लिया था। टॉपर नोट्स बहुत ही लोगों को हेल्पफुल हुई है। टॉपर नोट्स आपका 20% जो है प्रिपरेशन को मजबूत कर देती है और जिनको भी टॉपर नोट्स लेना है केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। कैसे प्राप्त होगी, किस प्रकार से आपको मिल सकती है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। देखिए हड़प्पा के लोग जो है विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इंदिरा सही क्या उन्होंने सही माना है? इंदिरा जो है ESV ने सही माना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है जो भी और भी इम्पोर्टेंट, इस टॉपिक से हम कई बार बता चुके हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस रिसाव जो है जिम्मेदार होता है। क्या वह नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइट या क्लोरीन गैस हो जाती है? सभी लोग बताइए। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जो गैस रिसाव जिम्मेदार कहलाती है वह MIC कहलाती है। MIC को क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस बोला जाता है। ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड की बात की जाती है। भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी? 1984 में हुई थी। ये सभी लोगों को माइंड के मेमोरी में सेव कर लेना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सरोपर यह सम्मान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए बात कर रहे हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जलवायु समूहों के कोपेन वर्गीकरण के अनुसार शीत जलवायु की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, जलवायु समूहों में अगर देखा जाए जो कोपेन वर्गीकरण किया गया है उसमें शीत जलवायु की विशेषताओं को देखते हुए अगर हम प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है आपका देखा गया है कि डिग्री सेल्सियस नीचे या 10 डिग्री सेल्सियस सभी महीनों के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 डिग्री आपको ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बहते जल द्वारा निक्षेपित सामग्री को क्या कहा जाता है? जलोढ़, पंखे, अल्बेडा या ग्रिड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए, सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइएगा। देखिए, बहते जल द्वारा निक्षेपित सामग्री को जलोढ़ बोला जाता है। जलोढ़ बहते पानी द्वारा निक्षेपित की गई जो ढीली मिट्टी होती है, गाद, रेत, बाजरी सब मिक्स होता है इसमें। यह सामग्री अक्सर देखा जाए तो जो आपकी नदियाँ होती हैं, क्या होता है, जो आपकी नदियाँ होती हैं तो नदियों, झीलों, समुद्रों के पास ये जमा होती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है? नदियों, झीलों, समुद्रों के तटों के पास जमा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि नदी के तल में, बाढ़ के मैदान में जलोढ़ पंख या समुद्र तट पर जमा होने वाली सामग्री को जलोढ़ कहा जाता है। तो कभी कभी जलोढ़ को जलोढ़ जमा भी कहा जाते हैं। जलोढ़ के साथ क्या बोल देते हैं? जमा, क्योंकि ये जमी हुई मिट्टी होती जिसको जलोढ़ बोला जाता है। जलोढ़ के साथ जमा शब्द आए तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बफर स्टॉक खाली स्थान के माम में सरकार द्वारा उत्पादित खाद्य का एक भंडार कहलाता है। तो बफर स्टॉक, देखिए बफर स्टॉक एक ऐसा शब्द है जो सभी लोग जानते हैं। इसमें सरकार द्वारा जो उत्पादित खाद्यान्न का जो भंडार है, क्या है? खाद्यान्न का जो भंडार है, भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम भारतीय खाद्य निगम को हम क्या बोलते हैं? FCI। क्या बोला जाता है? भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा किया जाता है। बफर स्टॉक एक प्रकार का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ही समझ लीजिए। क्या समझना है? खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम होता है जिसमें सरकार आमतौर पर भारतीय खाद्य जो निगम है FCI के माध्यम से, जिसमें गेहूं, चावल, अन्य जो आपके खाद्यान्न हैं उनका भंडार बनाती है। और इस भंडार का उपयोग खराब मौसम में, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो जाएं, जैसे आपका लॉकडाउन हुआ था उस समय ऐसा यूज किया गया था, तो यही सारी चीज़ें होती है। FCI किसानों से अधिवेश उत्पादन खरीदता है और इसे बफर स्टॉक में रखता है। यह भंडार समाज के जो गरीब वर्गों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जो कोटा में गल्ला मिलता है 1 रुपये किलो में, वही FCI ही। ठीक है, आप समझ लोगे किस लिए भंडार किया जाता है, ताकि जो आपदाएं होती हैं, कोई चीज़ें हो, इसके लिए भंडार होना चाहिए। ठीक है, भूखा जो है व्यक्ति ना रह पाए, कुछ तो ऐसे भंडार गृह होना चाहिए। ऐसे पहले राजाओं के राज में भी ऐसे भंडार गृह हुआ करते थे, अनाज रखा जाता था। ठीक है, और वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रयान 2 मिशन में रोवर का नाम क्या था? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया गया था, पूछा गया था, तो सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 2 से भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 मिशन में रोवर का नाम अगर दिया जाता है तो रोवर का नाम क्या था? सभी लोग बताइए। चंद्रयान 2 बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और चंद्रयान फर्स्ट से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, आप सभी लोग देखे होंगे, तो बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन किए थे, तो उनको देखिएगा। टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन किए थे। और जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं वर्ग 3 के, वो लगभग वहाँ से 4 से 5 प्रश्न पर एग्जाम में पूछे गए, तो वीडियो बहुत ही आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चंद्रयान 2 मिशन में रोवर का नाम पूछा गया, तो सभी लोग जानते हैं प्रज्ञान है। क्या कौन कौन से यहाँ पे प्रज्ञान ऑप्शन सही लगाए हैं ये बताइए। प्रज्ञान जो ऑप्शन है कौन कौन से सही लगाएं? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा नवगठित अंतर सरकारी संगठन रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है? क्या वह आपका BLAO है, SKAO है, LWAO है या ASAO है? देखिए, अगर यहाँ पे नवगठित अंतर सरकारी संगठन रेडियो खगोल अगर ये पूछ लिया जाता है तो आपको करना क्या है? SKAO, स्काओ इसे बोला जाता है, स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? एक नवगठित अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित है। और यह संगठन दुनिया भर के देशों को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदलना और उनके अत्यधिक जो रेडियो दूरवानी है उनका निर्माण संचालन करना। ठीक है, तो SKO का जो कह सकते हैं मुख्य जो उद्देश्य होता है वह अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों के माध्यम से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना। और इसका मुख्यालय क्या अगर पूछा जाता है SKO का, स्काओ का मुख्यालय कहाँ? ब्रिटेन में, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो आपको होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पे? आपके ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में सदस्यों के 10 देशों का सदस्य है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, UK ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिटेल बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न और भी आपका हेल्पफुल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जैविक खेती के कितने निदेशक पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती के निदेशक कौन है? इनके खेती के तो NCOF है। NCOF को हम बोल सकते हैं डॉक्टर गणेश शर्मा जी। वे राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती के केंद्र हैं और गाजियाबाद में कार्यरत हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में खाली स्थान की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो जो खरीफ की फसलें हैं विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत में, सर्दियों की शुरुआत में, गर्मियों की शुरुआत में या वसंत की शुरुआत में उगाई जाती हैं। सभी लोगों के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें आंसर अवश्य बताइए। तो खरीफ की फसलें देश के विभिन्न भागों में शुरुआत की उगाई जाती हैं, इनमें से रिक्त स्थान भरना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा सभी लोग बताइएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मानसून। क्या हो जाएगा साथियों? मानसून इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न दिए गए हैं, प्यारे प्यारे आपको कमेंट आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि मिट्टी जो है देखा जाए तो उसे जुताई से पहले किसकी आवश्यकता हो सकती है? देखिए, कोई भी मिट्टी होती है, मिट्टी को जुताई से पहले किसकी आवश्यकता होती है? सभी लोग बताइएगा। मिट्टी को जुताई से पहले किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, कोई भी मिट्टी जब जुताई की जाती है उसके लिए सबसे पहले पानी, क्या है? पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइट हो जाएगी मिट्टी तो जुताई नहीं हो पाएगी। तो जुताई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में रासायनिक उद्योग की स्थापना 1906 में की गई थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम हेतु इनमें से निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो अधिगम निर्माण हेतु जो आपका महत्वपूर्ण होता है, शैक्षिक भाग पर अधिक जोर ना दिया जाए, वातावरण को अनौपचारिक रखा जाए, तो आपको बताना है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं। अगर अधिगम हेतु इनमें से संपूर्ण अगर पूछा जाता है तो शैक्षिक भाग अधिक जोर ना दिया जाए, वातावरण को अनौपचारिक रखा जाए, दोनों बातें सही हो जाती हैं। क्योंकि दो चीज़ों को भाग लेंगे, 1 और 2 दोनों कोड सही हो जाएंगे अगर हम अधिगम हेतु सबसे महत्वपूर्ण मापन के लिए देखते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, आपको जो अगला प्रश्न दिया गया ये भी आपको इम्पोर्टेंट ही दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करता हूँ कि पर्यावरण अध्ययन में पाठों की योजना बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम विधियों को छात्रों को खाली स्थान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आप देखिए, सभी लोग जानते हैं जब भी हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ योजना बनाएंगे, ठीक है, उस समय क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम विधियों को छात्रों को खाली स्थान खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, आपने भी पढ़ा होगा, D.Ed B.Ed का होगा तो पाठ योजना आपने भी बनाया होगा। ठीक है, इसमें इर्द गिर्द के वातावरण की खोज करने में, संज्ञानात्मक
कला और सुविचार या खेलकूद जैसी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा इर्द गिर्द के वातावरण, यानी हमारे चारों तरफ के वातावरण। क्योंकि पर्यावरण अगर शब्द दे दिया गया तो पर्यावरण मतलब अगर आपके पाठ योजना अध्ययन में बनाना है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम की विधियों को छात्रों के जो इर्द गिर्द वातावरण होती हैं उनकी खोज करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आसपास के जो बच्चे देखते हों उनके बारे में लिखें, उनको सोचें समझें और कुछ खोज करें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण नहीं है। देखिए वन के उन्मूलन का हम प्राकृतिक कारण देखते हैं तो बाढ़ हो सकता है, जंगल की आग, भूकंप, ये। लेकिन शहरीकरण जो होता है ये वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण नहीं होता। शहरीकरण कौन करेगा भैया, हम आप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मानव, ठीक है, प्राकृतिक न कहला के मानव निर्मित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सभी लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस से प्रश्न पूछा ही जाता है, किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोग जानते हैं, CO2 हमें राइट ऑप्शन मान लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि आपका दिया गया ऑयल सेल जो होता है ये कोयले से निकाले गए संलित अपशिष्ट तेल और जिसे हम सिंथेटिक क्रूड कहा जाता है, ये जो किसे माना, ये किसे कहते हैं, सिंक्रोड, सिंथक्रूड, स्क्रूड या साइटिक। ये थोड़ा नया नाम आपको दिख रहा होगा। तो जो तैल सेल होता है, ऑयल सेल जो होता है, ये कोयले से निकाले गए जो संलिप्त अपशिष्ट तेल जो होता है इनको क्या कहते हैं, सिंक्रूड कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कि विचरण में देखा जाए, इसमें रिसाइकिल लेवल जो होता है, इसमें सामग्री को अलग करने के बाद कचरे को जलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो रिसाइकल लेवल में सामग्री को जब अलग करते हैं उसके बाद कचरे को जलाया जाता है। जब कचरे को जलाया जाता है तो क्या उसमें भस्मीकरण बोलते हैं, जैव निम्नीकरण बोलते हैं जिसे हम बायोडिग्रेशन बोलते हैं, पृथक्करण बोलते हैं या आशवन विधि के द्वारा। तो जो जलाया जाता है ना कचरा जलाने को हम भस्मीकरण बोलते हैं। कह देंगे भस्म कर दूंगा, आपने कई सुना होगा ना कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा, ऐसी कई सीरियल वगैरह में। तो भस्म करना मतलब जला दूंगा, ठीक है। तो भस्मीकरण फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय है। देखिए हरित क्रांतियाँ जितनी हैं वो सबको पढ़ना है और क्रांतियों संबंधित हम महत्वपूर्ण लाएंगे टॉपिक और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्रांतियों के बारे में अगर हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो क्रांतियाँ अगर क्या हो जाएगी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सभी लोगों को समझें। डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसके लिए हैं, सभी लोग बताइए, किसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये सभी को कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आकलन भाषा आधारित क्यों होना चाहिए। आकलन के लिए, अधिक बोझिल बनाने के लिए, विश्वसनीय बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, दिलचस्प बनाने के लिए। देखिए पेडागोजी में बोझिल शब्द तो निगेटिव हो जाएगा, भली भांति जानते हैं। इससे विश्वसनीय बनाना, तो विश्वसनीय बनाया जा सकता है, ये सही बात है। और बड़ा नहीं बनाया सकता, इससे दिलचस्प, तो ये भी है। विश्वसनीय सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षा के महत्वपूर्ण कार्य है। ये आपके लिए है, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो आप खुद स्वयं बताइए कि इनमें से कौन सा अध्यापक जो निर्मित परीक्षा के महत्वपूर्ण कार्य होंगे, सभी लोग बताइएगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, विद्यालय की दिन प्रतिदिन की शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विचार करना भी होगा और व्यक्तिगत छात्रों के मत को जानने के लिए, दोनों चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट, इसलिए बोथ आप दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ये स्टेटमेंट 4 से 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिएगा। EVS की बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल टू ओवर 10 से 15 प्रश्न आएंगे, 15 से 20 प्रश्न आपकी स्टेटमेंट वाले मान लीजिए पूरे पेपर में। अगला प्रश्न है विक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। नेगेटिव नकारात्मक बताना है। तो विक्र के बारे में देखा जाए तो विक्र उत्पाद यानी कि इसके बजाय क्रिया पर छात्रों के दर्शन का आकलन करने में भावी होती है या विभिन्न कार्यों के लिए
विकसित करने के लिए किसी को मानदंड तय करने की आवश्यकता होती है जो सीखने के त्रिफलों के अनुरूप होना चाहिए। तो इसमें अगर सही नहीं तो पहला सही नहीं दिया गया है, बाकी सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है, क्योंकि विभिन्न कार्यों के विक्रम में विकसित बढ़ाने के लिए किसी को मानदंड तय करने की आवश्यकता होती है जो सीखने के त्रिफलों के अनुपात के होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टीएलएम अध्यापन अधिगम सामग्री है। तो टीएलएम आपने पढ़ा होगा, टीएपी पढ़ा होगा, टीएलएम पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगर टीएलएम अध्यापन सामग्री कौन सा नहीं है ये बताना, ये भी देखना नेगेटिव। तो टीएलएम में आपकी पत्रिका आ जाती है, केस स्टडीज आ जाता है और पूरक किताबें आ जाती हैं, लेकिन रेडियो प्रसारण यह टीएलएम में आपका नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि कौन सा नहीं होगा, तो रेडियो जो ब्रॉडकास्ट अर्थात रेडियो प्रसारण नहीं होगा। और इस पेपर का 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं आप लोगों का फीडबैक कि आकलन को उनके उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2, 3, 4 या 5। तो आकलन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। आंसर सभी लोग बताइएगा किसका राइट आंसर क्या होगा, खोज करिए, थोड़ा सा माइंड की मेमोरी में सेव करिए और प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। बाकी सभी पेपर हम A to Z करेंगे। जैसे आपका पूरा आपका रूल बुक आती है, रूल बुक के अकॉर्डिंग फिर आपके कंसेप्ट की क्लासेस शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जब तक रूल बुक नहीं आती है तो प्रीवियस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि हमने देखा है कि 15 से 20% प्रीवियस से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, चाहे मैथ्स की बात करूं चाहे किसी की बात करूं, इनसे रिलेटेड आएंगे। और इस प्रकार हम इस पेपर में हम ये भी देखेंगे कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ से उठा के पूछे गए हैं, इससे संबंधित फिर आगे जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो बेहतर तैयारी होगी। तो क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता वहीं से आसान होगा और हमें इसी तरह प्रिपरेशन में लगे रहना है, तैयारी रखना है और माइंड की मेमोरी में A to Z सब कुछ नॉलेज सेव करते रहना है, ताकि एग्जाम में यह काम आए और आपके सपने को साकार करने में मदद करे। तो धन्यवाद सभी का, मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। जय हिंद साथियों।